कल्पना कीजिए, धरती की एक ऐसी जगह है जहां विकास के नाम पर विनाश का खेल खेला जाता है, जहां वादे नहीं बल्कि धोखे बिछाए जाते हैं और आदिवासी के साथ सभी समुदाय की जिंदगी धीरे धीरे निगल ली जाती है। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार जमीन गई तो रोजगार गया, पानी गया, सांस लेने की हवा भी झर बन गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस नर्क में भी इंसान काम करता है, बिना किसी सुरक्षा के, सिर्फ अपने बच्चों के पेट भरने की मजबूरी के साथ मौत से रोज समझौता करते हुए। यह जगह है जीएमडीसी राजपारडी, भरूच का वह जख्म जो कभी नहीं भरता। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। भरूच जिले के राजपारडी इलाके में स्थित जीएमडीसी आमोद एक्सटेंशन 19 सिर्फ एक कोयला खनन परियोजना नहीं है। यह उस व्यवस्था का प्रतीक है जहां विकास का मतलब है आदिवासियों का विस्थापन, जहां प्रगति का अर्थ है प्रकृति का विनाश। यह सिर्फ भौगोलिक तथ्य नहीं बल्कि खतरे की पहली चेतावनी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जब परियोजना शुरू हुई तब बड़े बड़े वादे किए गए, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, विकास होगा। लेकिन हुआ क्या? जमीनें छिन गईं, जंगल उजड़ गए, नदियां जहरीली हो गईं। यहां न कोई स्वास्थ्य सुविधा है, न सुरक्षा नियम। चारों तरफ फैली है सिलिका की धूल, प्रदूषित पानी और ऐसी हवा जो सांसों में जहर घोल देती है। दिन में सिलिका वॉशिंग प्लांट, गाड़ियों और खदानों का शोर कानों को फाड़ देता है। रात में भी राहत नहीं मिलती, क्योंकि हवा में घुली केमिकल की गंध और सिलिका धुल सांस लेना मुश्किल कर देती है। दुनिया इसे विकास परियोजना मानती है, लेकिन असल में यह सिर्फ खनन नहीं, शोषण है। यह धरती का वह हिस्सा है जहां व्यवस्था ने कोई समझौता नहीं किया, न आदिवासियों के अधिकारों का, न स्थानीय लोगों का, न प्रकृति की रक्षा का। यहां रहना व्यवस्था के खिलाफ रोज का युद्ध है। टूटते वादे, बिखरते सपने। जीएमडीसी राजपारडी की असली कहानी जमीन के ऊपर नहीं, नीचे शुरू होती है। यहां सिर्फ कोयला नहीं निकाला जा रहा, यहां विश्वास, भरोसा और संवैधानिक अधिकार भी खोदकर दफन किए जा रहे हैं। स्थानीय आदिवासी समुदाय को बताया गया था कि जमीन सिर्फ कोयला खनन के लिए अधिग्रहित की जाएगी, लेकिन साथ में निकलने वाले गौण खनिज, सिलिका सैंड, मोरम, खड़ी, मिट्टी, इन पर तो पीएसए पेसा एक्ट, समता जजमेंट और संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी समुदाय और ग्राम सभा का अधिकार है। फिर भी ये अधिकार सरेआम छीने जा रहे हैं। जीएमडीसी के अधिकारी अपने नजदीकी लोगों और प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, जबकि स्थानीय आदिवासी खाली हाथ खड़े देख रहे हैं। यह अलगाव इंसानी आंखों को साफ दिखता है, लेकिन पूरे इलाके को हिला देता है। जब अधिकार छिनते हैं तो सिर्फ कागज नहीं फटते, परिवार बिखरते हैं, सपने टूटते हैं और उन्हीं टूटे सपनों की धूल में आदिवासी समुदाय का भविष्य दब जाता है। यही कारण है कि यहाँ रोजगार कभी नहीं आया, बल्कि बेरोजगारी और कुपोषण का नया दौर शुरू हो गया। वादे किए गए थे, नौकरियां मिलेंगी, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। जो लोग छोटी 6 टायर की गाड़ियों से कोयला ढोकर छोटा मोटा रोजगार करते थे, वह भी छीन लिया गया। कई लोगों ने लोन लेकर, जमीन घर गिरवी रखकर 6 से 12 टायर की ट्रक खरीदे थे। सपना था कि कुछ कमाई हो जाएगी, लेकिन आज स्थिति और गंभीर है। कुछ अधिकारियों और उद्योगपतियों ने एक सिंडिकेट और कार्टेल बना लिया है। अब यहाँ 16 से अधिक टायर के ट्रक, जो 45, 70 और 100 टन की बड़ी बड़ी गाड़ियां उतारी जा रही हैं, वे गाड़ियां जिनके लिए यहाँ के रास्ते बने ही नहीं हैं। स्थानीय लोगों की छोटी गाड़ियों को काम नहीं मिलता, क्योंकि बाहरी सिंडिकेट सब कुछ हथियाते जा रहे हैं। यह व्यवस्था सिर्फ अन्यायपूर्ण नहीं, बल्कि क्रूर भी है। एक ऐसी क्रूरता जो कानूनी कागजों में लिपटी हुई है और प्रशासनिक मौन से सुरक्षित है। झर बिछा है धरती पर, हवा में और पानी में। जीएमडीसी राजपारडी को पहली बार देखने वाला शायद धोखा नहीं खाता, क्योंकि यहाँ की बर्बादी छुपी नहीं, खुली है। जमीन पर फैली सिलिका की सफेद धूल, हवा में तैरते केमिकल की गंध और सिलिका डस्ट, और नदियों में बहता पिला पानी। ये सुंदरता नहीं, विनाश का नंगा नाच है। सिलिका वॉशिंग प्लांट से निकलने वाला गंदा पानी, जिसमें जहरीले केमिकल और सिलिका घुले हैं, सीधे भुंडवा खड़ी नदी और मधुमालती नदी में बहाया जा रहा है। इन नदियों की सभी शाखाएं तबाह हो रही हैं। हर मानसून में राजपारडी, अविधा जैसे गांवों में बाढ़ आती है, घरों में पानी भर जाता है, खेती बर्बाद हो जाती है। लेकिन यह बाढ़ प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित है। सिलिका प्लांट का मलबा सीधा इन नदियों की शाखाओं और नदियों में फेंका जाता है, जिससे जल प्रवाह रुक जाता है।
हवा में लगातार सिलिका की धूल तैरती रहती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों में जलन होती है और फेफड़ों में धीमा झड़ जमा होता रहता है। यहाँ के लोगों के लिए साफ हवा और पानी सपना बन गई है। जमीन भी बर्बाद हो रही है। जहाँ कभी खेत थे, आज वहाँ सिलिका सैंड के बड़े बड़े डंप लगे हैं। ये डंप सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए झर का भंडार है। बारिश होती है तो ये सिलिका नदियों और जमीन के अंदर रिसता है, भूजल में घुलता है और फिर हैंडपंप से निकलने वाले पानी में आता है। लोग यही पानी पीते हैं, धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा झर। ये जगह सुंदर नहीं, ये धोखा भी नहीं, ये साफ तबाही है। और सबसे बड़ा दुख यह है कि यह तबाही रोकी जा सकती थी, लेकिन रोकी नहीं गई, ना तो रोकी जा रही है। सड़कों पर बिखरा नर्क। यहाँ की सड़कें किसी युद्ध क्षेत्र की याद दिलाती हैं, टूटी बिखरी, खतरनाक। भारी ट्रकों के लगातार आवागमन से रास्ते इतने खराब हो गए हैं कि इनसे गुजरना किसी नर्क में चलने जैसा है। स्थानीय लोग रोज इन सड़कों पर अपनी जान जोखिम में डालकर चलते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग अस्पताल जाते हैं, लेकिन हर यात्रा एक जुआ है। सिलिका धूल इतनी उड़ती है कि कुछ मीटर आगे नहीं दिखता। दुर्घटनाएं आम बात हैं, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं होती। स्थानीय लोग आए दिन गुहार लगाते हैं, प्रशासन से, नेताओं से, अधिकारियों से, लेकिन शायद उनकी आवाज कहीं रास्ते में ही खो जाती है, या फिर जानबूझकर अनसुनी की जाती है। सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये प्रशासनिक उदासीनता का सबूत है। ये दिखाती हैं कि जब सत्ता गरीबों की परवाह नहीं करती तो कैसे बुनियादी सुविधाएं भी नर्क में बदल जाती हैं। मौत से समझौता करके जीने की मजबूरी। अगर जीएमडीसी की इस तबाही में कोई टिका हुआ है तो वह है स्थानीय आदिवासी समुदाय और अन्य गरीब लोग। वे इस नर्क में आए नहीं, यहीं पैदा हुए हैं और अब यहीं फंस गए हैं। सुबह उठते हैं तो धूल से भरी हवा में सांस लेते हैं, दिन में काम करते हैं तो जहरीले पानी और केमिकल के बीच। शाम को घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे भी वही हवा सांस ले रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं। फिर भी रुकना विकल्प नहीं, रुकना मतलब भूखे मरना। कई लोगों ने सपना देखा था, लोन लेकर गाड़ी खरीदी, सोचा था कि कुछ कमाई हो जाएगी, लेकिन आज वे कर्ज में डूबे हैं, गाड़ी खड़ी है और काम नहीं मिल रहा, क्योंकि बाहरी सिंडिकेट ने सब कुछ हड़प लिया है। औरतें और बच्चे दूर से देखते रहते हैं। वे जानते हैं कि यह जगह कितनी खतरनाक है, फिर भी यही उनका भविष्य है। ये साहस नहीं, मजबूरी की हिम्मत है। आदिवासी समुदाय मौत से नहीं लड़ता, वे तो सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था ने उन्हें वह हक भी नहीं दिया। सफेद धूल, काली कहानी। जमीन पर बिछी सफेद सिलिका दूर से चांदनी जैसी लगती है, लेकिन यह चांदनी नहीं, मौत का पाउडर है। सिलिका खनन आसान नहीं। हर दिन लोग इस धूल में सांस लेते हैं, हर दिन उनके फेफड़ों में थोड़ा थोड़ा झर जमा होता है। कुछ साल बाद सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खांसी नहीं रुकती, सीने में दर्द रहने लगता है। यहाँ कोई अस्पताल नहीं, कोई स्वास्थ्य जांच नहीं, कोई मुआवजा नहीं। अगर कोई बीमार पड़ता है तो वह बस पीछे छूट जाता है। खनन नहीं रुकता, सिलिका वॉशिंग प्लांट नहीं रुकते, बड्ढे बड्ढे ट्रक आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि यही पूंजीवाद की रफ्तार है। इस सफेद धूल में हर कण किसी की कहानी है। किसी पिता की जो इलाज के पैसे नहीं जुटा पाया, किसी बेटे की जो अपनी उम्र से पहले बूढ़ा हो गया। यहाँ सिलिका सिर्फ खनिज नहीं, ये कीमत है, और वह कीमत अक्सर इंसानी जान में चुकाई जाती है। भविष्य की धुंधली परछाई। जीएमडीसी राजपारडी सिर्फ एक खनन परियोजना नहीं, यह एक चेतावनी है। यह वह आईना है जिसमें भारत का विकास मॉडल अपना असली चेहरा दिखाता है। विकास किसके लिए, प्रगति किसकी कीमत पर? जब संविधान में दिए गए अधिकार सरेआम छीने जाए, जब पीएसए पेशा एक्ट और समता जजमेंट सिर्फ कागज पर रह जाए, जब ग्राम सभा की आवाज दबा दी जाए, तब समझ लीजिए कि यह विकास नहीं, विनाश है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वह अचानक नहीं है। बढ़ता प्रदूषण, जहरीला पानी, बीमारियां, बेरोजगारी, ये सब उसी व्यवस्था के लक्षण हैं जिसमें कुछ लोगों का मुनाफा बाकी सबकी तबाही पर टिका है। फर्क बस इतना है कि भरूच जिले के राजपारडी में ये सब नंगा सच बनकर सामने है। जब अधिकार छिनते हैं तो सिर्फ जमीन नहीं जाती, भविष्य जाता है, आत्मसम्मान जाता है और एक पूरा समुदाय धीरे धीरे मिटने लगता है। राजपारडी हमें याद दिलाती है कि विकास तभी सही है जब वह सबके लिए हो। वैज्ञानिक और कार्यकर्ता मानते हैं कि अगर यही मॉडल जारी रहा तो देश और भरूच जिले के कई हिस्से राजपारडी जैसे बन सकते हैं, जहां पानी नहीं, हवा जहर हो और जमीन भरोसे के काबिल न रहे। राजपारडी कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। आंबा डूंगर में, तड़केश्वर में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, हर जगह यही कहानी दोहराई जा रही है। ये जगह डराने के लिए नहीं बनी, समझाने के लिए है
कि अगर हमने विकास को सिर्फ खनन और मुनाफा समझा तो एक दिन आदिवासी सहित सभी समुदाय के लिए जीने की जगह नहीं बचेगी। राजपारडी एक चेतावनी है और चेतावनियां अक्सर तब समझ आती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। चुप्पी का षड्यंत्र। जीएमडीसी राजपारडी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि कौन नहीं बोल रहा। गुजरात सरकार चुप है, भारत सरकार चुप है, प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। लेकिन सबसे दर्दनाक यह है कि आदिवासी समुदाय के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी मौन धारण किए बैठे हैं। क्यों? क्या उन्हें अपने समुदाय के दर्द की आवाज सुनाई नहीं देती, या फिर उन्हें भी इस सिंडिकेट का हिस्सा बना लिया गया है? स्थानीय लोगों ने अनेक बार आवेदन दिए, निवेदन दिए, गुहार लगाई, लेकिन परिणाम शून्य। क्या प्रशासन इंतजार कर रही है कि लोग हताश होकर हिंसा की राह पकड़ लें ताकि उन्हें नक्सली का ठप्पा लगाकर गोली मारी जा सके? क्या यही रणनीति है? पहले सब कुछ छीनो, फिर प्रतिरोध को कुचल दो। यह चुप्पी सिर्फ उदासीनता नहीं, यह साजिश है। यह उस व्यवस्था का हिस्सा है जो जानबूझकर आदिवासी समुदाय को हाशिए पर धकेलती है, उनके संवैधानिक अधिकारों को कागज पर सिमटा देती है और फिर शांति से उनका सब कुछ लूट लेती है। अंतिम चेतावनी। जीएमडीसी राजपारडी सिर्फ एक खतरनाक जगह नहीं, यह एक बयान है। एक ऐसा बयान जो व्यवस्था आदिवासी समुदाय को साफ शब्दों में दे रही है, तुम्हारे अधिकार कागज पर हैं, असलियत में नहीं। यह जगह याद दिलाती है कि हम जिस जमीन पर चलते हैं वह हमारी नहीं रहेगी अगर हम चुप रहे। जिस हवा में सांस लेते हैं वह झर बन चुकी है। जिस पानी को पीते हैं वह धीमा झर घोल रहा है। भरूच, झगड़ियां, राजपारडी का यह क्षेत्र हमें सच दिखाती है कि जब विकास आदिवासियों और स्थानिकों के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो वह विकास नहीं, विध्वंस बन जाता है। और अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो एक दिन आदिवासी समुदाय कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि इतिहास की एक धुंधली याद बनकर रह जाएगा। वैसे ही जैसे यहाँ की नदियां, जंगल और साफ हवा सिर्फ बुजुर्गों की यादों में रह गई है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इस चेतावनी को सुनेंगे या फिर देर हो जाने का इंतजार करेंगे? यह हर उस जगह की कहानी है जहां आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह सच तब तक दबा रहेगा जब तक आप इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज नहीं बोलेंगे तो कल का इंतजार मत करिए, क्योंकि कल बहुत देर हो चुकी होगी। इस वीडियो को अपनी ताकत बनाइए, इसे वायरल बनाइए, क्योंकि जितनी तेजी से यह सच फैलेगा उतनी ही जल्दी प्रशासन को जवाब देना होगा। शेयर करें, लाइक करें, जागरूक बने और दूसरों को जागरूक बनाए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आदिवासी और सभी समुदाय की आवाज है, और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को दुनिया तक पहुंचाए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। આજે આપણે એ ભયાનક નર્કની વાત કરીશું જે વિકાસ માટે ચાલુ થયું હતું અને આજે લોકોને અહીંના સ્થાનિક લોકોને વિનાશના આડે લાવી દીધા છે। હું આપનો મિત્ર ડૉક્ટર ભાવિન કુમાર શાંતિલાલ વસાવા, ભરૂચથી। તો આ વાત છે રાજપારડી જીએમડીસીની। જ્યારે રાજપારડી જીએમડીસી જ્યારે અહીં ગાડી શરૂ કરવામાં આવી જે તે સરકારના સમયમાં 1980ની આસપાસના દાયકામાં, ત્યારે લોકોએ સ્થાનિક આદિવાસી લોકોએ પોતાની જમીન આપી અને તે સરકારોએ કહેવામાં આવ્યું કે તમને રોજગારી મળશે, પણ એ જમીન લેવામાં આવી હતી માત્ર કોલસા માટે। અને ત્યાર પછી 1996-97માં પીસા એક્ટ, ક્ષમતા જજમેન્ટ અને અનેકો આંદોલનો પછી સંવિધાને જે અનુસૂચિ 5માં રહેતા લોકોને સંવિધાનિક હક આપેલા છે એની વાત થઈ, ત્યારે નક્કી કરવામાં આવ્યું કે જમીનમાંથી નીકળતા માઇનર મિનરલ્સ એટલે કે ગૌણ ખનિજ જેવા કે સિલિકા, ખડી, એ મોરમ, એ બધું સ્થાનિક આદિવાસીઓના હકનું છે અને એ ખનિજ ઉપર આદિવાસીનો અધિકાર છે। પરંતુ કાલખંડે સમય એવો આવ્યો કે આજે અહીંના આદિવાસીઓની પરિસ્થિતિ હાવ બગડી ગઈ છે અને જે વિકાસના નામથી, ડેવલપના નામથી જમીનો લેવામાં આવી હતી એ લોકોની પરિસ્થિતિ આજે એક નર્ક જેવી હાલતમાં કરી દેવામાં આવી છે। અહીંયા આગળ રોડ રસ્તા બિલકુલ ખલાસ થઈ ગયા છે। ચારો તરફ મોટા મોટા આપણે જોઈ શકો છો આ બધા સિલિકા સેન્ટના ડમ્પ છે અને એ ડમ્પમાંથી ઉડતી રેત એટલે ઝીણી ઝીણી સિલિકા એ લોકોના ફેફસામાં જઈ રહ્યા છે, એમના જીવન બગાડી રહી છે। આ જીએમડીસી દ્વારા અત્યારે એક એવું સિન્ડિકેટ તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યું છે
કે સ્થાનિક લોકોને કોઈ પ્રકારની રોજગારી નથી આપવામાં આવતી. નાના મોટા વાહનો પહેલાં જે ચાલતા હતા તે પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તો અહીંના જે સ્થાનિક લોકોએ પોતાની જમીનો ગુમાવી છે તે લોકોને કેવી રીતે જીવન જીવશે? આગળ તમે બધા વિડીયોઝ બીજા મૂક્યા છે તેમાં જોશો કે રોડ રસ્તાની હાલત એટલી ખરાબ છે કે જે રોડ રસ્તાની કેપેસિટી 10 કે 12 વાહનો માટે જ છે, કે 10 કે 12 ટાયરના વાહનો માટેના જ આ રોડ રસ્તા છે કે જેની અંદર 16 ટન 20 ટન 25 ટન સુધીના વજનનું ખનિજ તમે વહન કરી શકો. પરંતુ આજે એના પરથી 40 ટન 45 ટન 70 ટન 100 ટન સુધીના મોટા મોટા ડમ્પરો અને મોટી મોટી લોરીઓ ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે. તો રોડ રસ્તા તો હાવ ખલાસ થઈ ગયા છે. એક તરફ તમે વિકાસનું નામ લો છો, સર્વાંગી વિકાસની સરકાર વાત કરે છે, તો સર્વાંગી વિકાસમાં એક પહેલું જે અહીંના સ્થાનિક આદિવાસીઓ ને આ વિસ્તારમાં રહેતા બીજા સમાજના લોકોનો જે વિકાસની વાત આવે છે એ તો જાણે કંઈ ભૂલાઈ ગઈ છે. લોકો પોતાના બાળકોના જીવન નિર્વાહ માટે પણ આજે દર ભટકી રહ્યા છે અને એમની પરિસ્થિતિ એટલી કથળાઈ ગઈ છે કે લોકો આજે સુસાઇડ કરવાના મૂડ પર આવી ગયા છે. લોકો રોડ રસ્તાના આંદોલનો કરે છે, આવેદન આપે છે, પણ શું પ્રશાસન એમની વાત સાંભળશે? આપણે જ્યારે દેશના વિકાસની વાત કરતા હોય, સર્વાંગી વિકાસના વાત કરતા હોય, ત્યારે સ્થાનિક લોકોને પણ રોજગારી મળે એ રીતનું જોવું જોઈએ. જ્યારે અહીં ગાડી માઇનર મિનરલ ઉપર સ્થાનિક લોકોનો અધિકાર છે અને સરકારે જીએમડીસીને માત્ર કોલસો કાઢવા માટે લીઝ આપી છે, તો માઇનર મિનરલ ઉપર તો સંવિધાનિક રીતે પણ સ્થાનિક લોકોનો અધિકાર છે, આદિવાસીઓનો અને તેમની મંડળીઓનો અધિકાર છે. તો જીએમડીસી કઈ રીતે આ એગ્રીમેન્ટ કરીને આખા ડમ્પ પ્રાઇવેટ કંપનીઓ અને એમના મળતિયાઓને વેચી રહી છે? વાત કરવામાં આવે છે કે અમે ખરાબ ક્વોલિટીનું ખનિજ 18 રૂપિયા આપે છે, થોડું સારું હોય તો 25 રૂપિયા, એનાથી સારું હોય તો 45 રૂપિયા. તો આ બધી એક વાતો છે. 18 રૂપિયાના ખનિજની મેટ્રિક ટનથી જે ખનિજ આપવામાં આવે છે એ હકીકતમાં બધું સરખું જ છે. એ ખાલી મળતિયા સાથેનો સેટ કરેલો ભાવ છે. કોણ જોવા જવાનું છે કે આ ખનિજ સારું છે, આ ખરાબ છે? અને કેવી રીતે એ લોકો આઈડેન્ટિફિકેશન કરે છે? જ્યારે જે તે વખતે ખાણકામ ચાલુ થયું જીએમડીસીનું, આડેધડ ડમ્પ કરી દેવામાં આવ્યા છે. બધું ભેગું થઈ ગયું છે, ખડી મોરમ હોય કે સિલિકા હોય. આજે જીએમડીસી દ્વારા પ્રાઇવેટ કંપનીને આ જીએમડીસીના લીઝ વિસ્તારમાં, જે લીઝ સરકારે જીએમડીસીને લીઝ એટલે કે ભાડા કરાર ખત પર આપી છે, હવે જીએમડીસી પોતે એ જમીનની માલિક હોય એમ એ લીઝ વિસ્તારમાંથી બીજા વોશિંગ પ્લાન્ટવાળાને બીજા લોકો સાથે ભાડા કરાર ખત કરીને આપે છે. જીએમડીસીના લીઝ વિસ્તારમાં બીજા લોકોના વોશિંગ પ્લાન્ટ ચાલે છે અને એ વોશિંગ પ્લાન્ટ એવી રીતે ચલાવવામાં આવે છે કે અહીંયાળી જીએમડીસીના વિસ્તારની આજુબાજુ બુંડવા ખાડી નદી આવેલી છે, એના 2 થી 3 પટ પડે છે. એક જે આપણે પાછળ જોઈ રહ્યા છે તે, એક પેલી બાજુ છે અને એક આ બાજુ છે. તો આ બુંડવા ખાડી જે આખું અહીંયાથી લઈ છેક નર્મદા સુધીને મળે છે. આગળ આવી ગયું ભીમપોર ગામ, એના પછી આવે છે સિમદ્રા, અવિધા, ખલોડીપોરા. આ બધા ગામોને આ નદી દ્વારા પહેલાં પાણી પોતાના સિંચાઈ માટે, પીવા માટે, અને આજે પણ ત્યાંના આ ગામો જે છે એના આદિવાસી સમુદાયના લોકો એમના ઢોર ઢાખર આ જ નદીમાંથી પાણી પીએ છે. આ નદીની હાલત શું કરવામાં આવી છે? વોશિંગ પ્લાન્ટવાળાઓ દ્વારા સીધું એમાં પાણી છોડવામાં આવે છે. તો જોઈએ આપણે એની પરિસ્થિતિ શું છે. જો આ વોશિંગ પ્લાન્ટમાંથી આવતું પાણી છે, આની અંદર વોશિંગ માટે સિલિકા અને ધોરી કરવા માટે એની અંદર એસિડ્સ જેવા કમ્પોનન્ટ અને કેમિકલ નાખવામાં આવે છે. આ નદીની અંદર આ ખડીથી માંડી અને બીજા કેમિકલ્સ, સિલિકાનું વોશિંગ પ્લાન્ટમાંથી નીકળતું પાણી, જે સિલિકા એમાં એકદમ માઇનોર પાર્ટિકલ્સ છે, જે સિલિકોસિસ અને કેન્સર જેવા રોગ કરી શકે એવું છે, એ પાર્ટિકલ્સ પણ આમાં ધોઈને આવે છે. સાઈડ ઉપર સેડિમેન્ટ થાય છે. જેમ જેમ પાણી ઉતરતું જાય તેમ સાઈડ ઉપર સેડિમેન્ટ થાય છે અને એ જ લોકોના સ્વાસ્થ્યમાં જઈ રહ્યું છે. એ પીવામાં પણ જાય છે અને હવામાં પણ જાય છે અને શ્વાસમાં પણ જાય છે. તો સરકારને અમે પ્રાર્થનાપૂર્વક નરેન્દ્ર મોદી શ્રી, સીએમ શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ બધાને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે અહીંના સ્થાનિક લોકોનું
ખેતી પણ ખરાબ થાય છે, એમના જીવન રોજગારી નથી એમની પાસે, તો એના ઉપર ધ્યાન આપે. આ વાહન જે છે એની લિમિટેશન 12 ટાયર સુધીને કરવામાં આવે, જેનાથી રોડ રસ્તા પણ રક્ષણ થાય અને સ્થાનિક લોકોને રોજગારી મળે. અને આ બધું જે પ્રદૂષણ થઈ રહ્યું છે, અહીં ગાડી જે એક મેસ થઈ ગયું છે, એક આ કૌભાંડ ચાલી રહ્યા છે, એને તાત્કાલિક ધોરણે અટકાવવામાં આવે. ભારત માતા કી જય. હું આપનો મિત્ર ડૉક્ટર ભાવિનકુમાર શાંતિલાલ વસાવા.